हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनीश कुमार और आज हम शुरू करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने बात की थी सॉलिड्स की, टाइप ऑफ सॉलिड्स की, जिसमें हमने क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स की बात की थी। फिर हमने टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात की थी। फिर थोड़े बहुत बात किया था आपने यूनिट सेल के बारे में, यूनिट सेल, फिर क्रिस्टल लेटिस, स्पेस लेटिस, ये सब बात हुई थी हमारी पहले लेक्चर में। आज मैं बात करूंगा क्रिस्टल लेटिस को थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे। तो देखो, क्रिस्टल लेटिस में हमने बात की थी कि अरेंजमेंट जो होता है एटम्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस। तो मैं कुछ टाइप्स की बात करूंगा कि ठीक है, अगर हम अरेंजमेंट करें 1 डायमेंशन में तो क्या होगा, 2 डायमेंशन करें अरेंजमेंट तो क्या होगा, 3 डायमेंशन अरेंजमेंट करते हैं तो क्या होगा, तो वही चीजें देखते हैं। तो बात करते हैं, टॉपिक है टाइप ऑफ लेटिस। ठीक है, टाइप ऑफ लेटिस। सबसे पहले मैं बात करता हूं 1D लेटिस। अच्छा, जैसे अगर 1D से मतलब अगर हमारा समझे तो सिंपल एक पॉइंट जैसी चीज को हम 1D बोल सकते हैं। ठीक है, 1D लेटिस पॉइंट है, लेकिन अपने को इसको अगर अरेंजमेंट के टर्म्स में समझना है तो कैसे करेंगे। देखो, जैसे हमने कभी देखा होगा, हम संतरे को एग्जांपल लेके सोचते हैं कि फ्रूट सेलर जब अपने ठेले में संतरे को, ऑरेंजेस को अरेंज करता है तो कैसे स्टार्ट करता होगा। सबसे पहले मान लो ये जो है तुम लोगों का ठेला है, अब इसमें तुम लोगों को ऑरेंजेस अरेंज करने हैं। तो ऐसे कुछ क्या करोगे तुम, पहले एक लाइन जो है ऑरेंजेस की तैयार करोगे, है ना। तो ये क्या है, एक डायरेक्शन में तुमने क्या किया, ऑरेंजेस को लगाना शुरू किया। तो ये जो अलोंग द लाइन जो अरेंजमेंट कर रहे हो ना, इसी को मैंने 1 डायमेंशन लेटिस का नाम दिया है। ठीक है, तो 1 डायमेंशन लेटिस को क्रिएट करने के लिए हमको जरूरत किन किन पैरामीटर्स की पड़ रही है। तो देखो, अगर मेरे को 2 कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के बीच का अगर डिस्टेंस पता है तो मैं एक 1D लेटिस क्रिएट कर सकता हूं, है ना, कि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैं क्या करूंगा, एटम्स को रखते चला जाऊंगा और मेरे को एक 1 डायमेंशन लेटिस मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 डायमेंशन लेटिस के लिए हमको सिर्फ एक पैरामीटर की जरूरत है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस। ये थी 1 डायमेंशन लेटिस की बात, कोई बहुत हार्ड फास्ट चीज नहीं है। अब देखो, हम बात करते हैं दूसरा, जो कि है 2 डायमेंशन लेटिस। 2 डायमेंशन लेटिस, इसको मैं इस तरीके से समझा देता हूं। 2 डायमेंशन का मतलब है कि देखो, पहले हम सिर्फ अलोंग द लाइन चल रहे थे, एक ही लेयर हमने अरेंज की थी, है ना, ऑरेंजेस की। अब हम क्या करेंगे, बाकी दूसरी डायरेक्शन में भी हम ऑरेंजेस को अरेंज करेंगे, है ना। तो अब क्या बन जाएगा, देखो, एक प्लेन हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो मैं 1 डायमेंशन लेटिस को बोल सकता हूं अलोंग द लाइन, है ना। हम अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं, अलोंग द लाइन, और 2 डायमेंशन में अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन। ये हम जो क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं एटम्स को। ठीक है, अब देखो क्या होगा, पहले सिर्फ एक डायरेक्शन में एटम्स थे, अब दूसरी डायरेक्शन में होंगे। मान लो पहले सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब तो अब एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में हम अरेंज कर रहे हैं एटम्स को। देखो, अब ये जो अरेंजमेंट है, इसको क्रिएट करने के लिए अपने को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं एक सिंपल बनाऊं, किस तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, एक यहां बना लेते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं। ये मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपना 2D लेटिस रहेगा। ये जो पॉइंट्स हैं, लेटिस पॉइंट्स हैं, यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब देखो, अपने को क्या चाहिए, इस 2D लेटिस को बनाने के लिए सबसे पहले इन दोनों के बीच का डायरेक्शन चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, जिसे मैं A मान रहा हूं, और ये फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच का भी डिस्टेंस चाहिए, जिसे मैंने B मान लिया है। ठीक है, और एक चीज और चाहिए, वो क्या है कि ये जो लाइन है और ये लाइन है, उसके बीच का जो एंगल है, जिसे मैं अल्फा नाम दे रहा हूं, ये 3 पैरामीटर अपने को चाहिए। कौन कौन सा, A, B एंड अल्फा। अल्फा व्हाट इज
व्हाट इज अल्फा? इट इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, ए, बी और अल्फा ये 3 पैरामीटर हैं, और ये 3 पैरामीटर की सहायता से हम 2D लैटिस क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो, इन ए, बी और अल्फा की डिफरेंट वैल्यू से हम 2 डायमेंशन लैटिस में 5 टाइप के यूनिट सेल क्रिएट कर सकते हैं। 5 टाइप के यूनिट सेल हम बना सकते हैं। जैसे अगर मानो मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं, ये जो 4 पॉइंट है इनको ज्वाइन कर देता हूं, और जैसे ऑरेंजेस की बात करूं, एक पर्टिकुलर एटम है और उस टाइप से ले लेते हैं, तो उस टाइम क्या होगा, ये जो ए और बी है दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। अगर ए इज इक्वल टू बी और अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कौन सा यूनिट सेल हो जाएगा अपना? स्क्वायर, है ना। ये कौन सा हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो मैं क्या करता हूं, ये और इन सबको ज्वाइन करूं, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, अल्फा क्या है अभी भी 90 डिग्री, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये किस टाइप का यूनिट सेल है? ये हो जाएगा अपना रेक्टेंगल, है ना। सिंपल ज्योमेट्री वाली चीजें हैं, आई होप सबको पता होगा इतना तो। ठीक है, और एक चीज बना सकते हैं अपन, वो क्या है? पैरेललोग्राम, इस टाइप से। ठीक है, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू b एंड अल्फा इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंड 60 डिग्री, है ना। इस टाइप के यूनिट सेल को अपन क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। ठीक, एक और है जो क्या है अपना? रोम्बस। रोम्बस को कैसे मैं क्रिएट करूंगा? देखो, इस तरीके से मैं बना लेता हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना? इस टाइप का अगर मैं यूनिट सेल बनाता हूं तो ये हो जाएगा रोम्बस, जिसमें a इज इक्वल टू बी बट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। ठीक, ये हो गया अपना रोम्बस। 4 हो गए, लेकिन मैंने तो 5 बोला था कि 5 टाइप के यूनिट सेल क्रिएट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ए, बी एंड अल्फा वी कैन क्रिएट 5 टाइप ऑफ यूनिट सेल इन 2D लैटिस, बट अभी तो 4 हुए हैं, तो एक कैसे होगा? अब देखो, हमने क्या किया था, ये जो लेटिस पॉइंट्स थे, इसके पहले और दूसरी लेयर के बीच में हमने सिर्फ 90 डिग्री का एंगल लिया था। अब देखो, मैं क्या कर सकता हूं, कभी देखा होगा ठेले पे ऑरेंज अरेंज करके देखना तो पता पड़ जाएगा कि मैं 2 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। एक ये पहला लेयर ऐसे लगाऊं, है ना, पहला लेयर ऐसे लगाऊं, दूसरा लेयर भी ऐसे लगाऊं, और एक दूसरा मेथड भी है, एक ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, दूसरे एंगल पे मैंने इनके बीच में एटम्स को अरेंज कर दिया। समझे बात को? तो अब देखो, इसमें एक और यूनिट सेल बनता है, कौन सा? ये, जिसको मैं नाम देता हूं हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल यूनिट सेल ना क्रिएट हो गया, जिसमें ए और बी बराबर है। और अगर देखो अल्फा की बात करूं तो हेक्सागोनल में ये पूरा बीच का एंगल ये जो होता है वो 120 होता है, अगर उसका हाफ लें तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो गया अपना हेक्सागोनल। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन ए, बी एंड अल्फा वी कैन क्रिएट 5 टाइप ऑफ यूनिट सेल इन 2D लैटिस, एंड विच इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड हेक्सागोनल। तो आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। अब देखो, थोड़ा सा 3D लैटिस के बारे में बात करेंगे। चलो 3D लैटिस के बारे में बात करते हैं अपन। 3D लैटिस में हमने क्या बोला था कि देखो, ऐसा जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, उसको क्या बोलते हैं हम? 3D लैटिस। 3D लैटिस में अपने को कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए होंगे? देखो, सबसे पहले अगर मैं 3D लैटिस की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? 3D लैटिस जैसे वो अलोंग द प्लेन था 2D लैटिस, और 1D लैटिस था अलोंग द लाइन, और 3D लैटिस क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल या फिर आयंस, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अरेंजमेंट ऑफ एटम, मोलिक्यूल या आयंस इन स्पेस is known as 3D lattice. Known as 3D lattice.
ठीक है। तो अब देखो करना क्या है अपने को, 3 डायमेंशन में एक अरेंजमेंट करना है एटम्स का। तो उसके लिए देखो अगर मैं बात करूं तो एक देखो एक्स एक्सिस में पहले हम एक लाइन क्रिएट करेंगे, फिर उसको वाई एक्सिस में अलोंग द प्लेन अरेंजमेंट करेंगे, फिर जेड एक्सिस में भी होगा, है ना। तो अपने को कितने पैरामीटर्स चाहिए, एक एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस, फिर वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगी जिसे मैं बी मान ले रहा हूं, और एक सी, है ना। तो अब देखो इनके बीच का एंगल्स भी कुछ होगा, जैसे उसमें था अल्फा, देन बीटा और गामा, ठीक है। ये क्या है, अल्फा एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल, बीटा वाई और जेड का और एक्स जेड का, ऐसे अल्फा बीटा गामा, कोई सा भी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो इस ए बी सी अल्फा बीटा और गामा, इन 6 पैरामीटर्स के रिलेशन पे हम कुछ क्रिस्टल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं 3D में। तो मैं उन्हीं क्रिस्टल सिस्टम्स की बात करूंगा, ठीक है। अब ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के रिलेशन के तहत हम 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म कर सकते हैं। तो वही मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें सब क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में बात करूंगा, जो 7 टाइप के हैं वो। तो क्रिस्टल सिस्टम इसमें हम लिखेंगे, फिर इसमें हम लिखेंगे ए बी और सी के बीच का रिलेशन क्या है, देन इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और फिर अल्फा बीटा और गामा के बीच का रिलेशन क्या होगा, इसमें ये बात करेंगे। देन टाइप ऑफ यूनिट सेल, कितने टाइप ऑफ यूनिट सेल उसमें बनेंगे वो बात करेंगे। जैसे हमने 2D लैटिस में देखा था, 2D लैटिस में अपना ए बी और अल्फा पैरामीटर था, तो अपने 5 यूनिट सेल बने थे। तो ऐसी एक पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस में कितने यूनिट सेल हम बना सकते हैं, तो उस पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मान लो कि तुम्हारा जेईई क्वालिफाई हो गया है, नौकरी भी लग गई है, नौकरी लगी है, तुमने कोडिंग वोडिंग थोड़ी अच्छी करी, तो एक पोस्ट होती है क्या, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, है ना। चीफ टेक्निकल ऑफिसर तुम बन गए हो, और वो क्या है, उस कंपनी का नाम क्या है, HRMT, है ना, चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ HRMT। काफी अच्छी जॉब है, पैसे वैसे भी काफी सही मिलते हैं, है ना। वैसे भी कोडिंग वालों को तो पैसे अच्छे ही मिलते हैं। अब देखो CTO HRMT, इससे क्या क्या मतलब है, C का मतलब है क्यूबिक, है ना, क्यूबिक, देन टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्रागोनल, देन ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद अपना आता है हेक्सागोनल, H4 हेक्सागोनल, देन R4 रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, और M4 मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, और T4 ट्राइक्लिनिक। समझे, ये बात है। तो इस तरीके से हम इनको याद तो कर सकते हैं, कैसे, CTO HRMT, चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ HRMT, तुम्हें बना दिया हमने एक ही दिन में, एक लेक्चर में, ठीक। अब देखो ए बी सी के बीच का रिलेशन पता करेंगे थोड़ा सा, वो क्या है, क्यूबिक में क्या होता है, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। मैं थोड़ा सा पैटर्न इसमें लेके चलूंगा कि A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, थोड़ा लिख लेते हैं इसको भी, इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसको भी लिख लेते हैं, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अभी तक सब बहुत इजी लग रहा है, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन करेंगे, ये सब होता नहीं है, इक्वल टू बी इक्वल टू सी नहीं होता है, सिर्फ क्यूबिक में इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक को काट देंगे, ठीक, एक काट दिया, जैसे केक काटते ना, तो केक बार बार काटेंगे, अभी हम इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे। तो पहला सिंपल था इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फिर दूसरे बार एक केक काट दिया, दूसरे बार में दोनों केक काट दिए, अब इसको फिर से एक केक काटना है, इसको प्योर छोड़ देना है, अब नहीं, इसको प्योर नहीं छोड़ना, हाँ प्योर छोड़ देना है, ठीक है, 2 केक काटा, एक काटा, अब इसको प्योर छोड़ दो, ऐसे ही बिना केक कटे खा लेना। अब इसमें दोनों को काट देना है, ठीक है, बात आती है समझ में, हाँ बहुत सही। अब देखो अल्फा बीटा गामा का क्या चक्कर है, पहला अल्फा बीटा और गामा बहुत सिंपल है, अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर है और तीनों 90 डिग्री भी हैं, तो सेम इसमें भी हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, हेक्सागोनल से पहले जो भी क्रिस्टल लैटिस है उसमें अपना अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर 90 डिग्री के,
हेक्सागोनल में अपने को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हेक्सागोनल में देखा होगा शेप किस टाइप का रहता है, इस टाइप का, है ना। तो ये एंगल क्या रहता है 120, ये वाला जो एंगल है वो क्या रहता है 120। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। अब देखो ट्राइक्लिनिक सिस्टम, ट्राइक्लिनिक सिस्टम इस पूरे सिस्टम का सबसे अनसिमेट्रिक सिस्टम होता है। तो इसमें a इज नॉट इक्वल टू बी, ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा, और ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम याद रखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं रोम्बोहेड्रल की, तो एकदम क्यूबिक की तरह है, जिसमें a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, इसमें भी इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा रहेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। उसमें अल्फा बीटा गामा बराबर भी थे, 90 डिग्री भी थे, लेकिन इसमें अल्फा बीटा गामा बराबर तो है बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, ठीक है। और फिर इसको थोड़ा सा याद करना है, अल्फा इक्वल टू गामा 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। तो ये हो गया अपना क्रिस्टल सिस्टम। अब देखो एक चीज और याद करनी है तुम्हें, वो क्या है, तुम्हारे कंपनी का थोड़ा सा फोन नंबर तुमको याद करना पड़ेगा, जो कि है 3241121, है ना। अब कभी कभी जरूरत पड़ जाती है छुट्टी लेने के लिए, तो कॉल करने के लिए उसके लिए नंबर याद करना पड़ेगा। एक बार याद करना है बस, 3241121, है ना। 2-3 बार इसको मन में रिपीट करो, याद हो जाएगा। 3241121 हो गया। 3241121 का मतलब क्या है। अब देखो ये लेटिस है क्यूबिक। अब इस क्यूबिक लेटिस में कितनी यूनिट सेल, कितने टाइप की यूनिट सेल हम क्रिएट कर सकते हैं, उसकी बात मैं करूंगा। जैसे सबसे पहले मैं प्रिमिटिव, मैंने बात किया था प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे मैंने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोला था। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम बना सकते हैं इसमें, जिसे मैं एस बी लिखूंगा, और उसके बाद एस सिंपल, बी फॉर बॉडी सेंटर, देन एफ फॉर फेस सेंटर, ठीक है। अब जिसमें एस बी होगा सिर्फ किसमें, टेट्रागोनल में। ऑर्थोरोम्बिक में अपना एस बी एफ ई होगा। एस बी एफ ई का मतलब क्या है, एस फॉर सिंपल, बी फॉर बॉडी सेंटर, एफ फॉर फेस सेंटर एंड ई फॉर एंड सेंटर, है ना, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ इसका एस जहां पे सिर्फ 1 है वहां पे सिर्फ सिंपल क्यूबिक होगा, यहां पर भी सिंपल क्यूबिक होगा, और इस वाले में जो कि है मोनोक्लिनिक, इसमें होगा एस एंड ई फॉर एंड सेंटर्ड। मैंने बताया था जब दो अपोजिट फेजेस पे एटम्स रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसमें भी एस, ठीक है। तो मैं समझता हूं तुम्हें ये टेबल याद करनी होगी वैसे, और मैंने थोड़ी सी ट्रिक भी बता दी है छोटी सी कि याद कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टेबल है याद करने वाली चीज है तो आईटी नहीं पूछेगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इससे, ठीक है। मैच मेकिंग पूछी जा चुकी है कि ये सब दे सकता है और साथ में ये दे देता है, बोला कि कौन से से मैच होगा, तो ऐसा पूछा जाता है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। और याद करने में थोड़ी सी हेल्प यहाँ से तुम्हें चीफ टेक्निकल ऑफिसर बनाया था तो उससे हो सकती है, ठीक है। और एक पैटर्न मैंने बताया था तो उससे भी हेल्प कर सकते हो अपने आप की, ठीक है। तो ये हो गया अपना 3D लैटिस के बारे में बात। अच्छा अब देखो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा क्यूबिक जो हमारा मेन अपना जो है मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल लेटिस जो अपने को मिला है, इसके बारे में हम अब पूरा चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है। अपने को दो मेनली पढ़ने होते हैं, क्यूबिक और एक हेक्सागोनल, है ना। एक क्यूबिक यूनिट सेल और एक हेक्सागोनल यूनिट सेल, ये अपने को पढ़ने होते हैं। अच्छा इसमें थोड़ी सी अगर मैं चीजें बताऊं तो सबसे सिमेट्रिक यूनिट सेल होगा अपना क्यूबिक। तो मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं क्या ऊपर, है ना। तो सिमेट्रिक यूनिट सेल अपना होता है, सिमेट्रिक क्रिस्टल यूनिट सेल जो भी बोलो वो होता है क्यूबिक, मोस्ट सिमेट्रिक लेटिस। अच्छा एक चीज मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, मोस्ट सिमेट्रिक लेटिस ये क्या होता है अपना क्यूबिक, और मोस्ट अनसिमेट्रिक लेटिस ये क्या होगा अपना ट्राइक्लिनिक। मोस्ट अनसिमेट्रिक सिमेट्रिक लेटिस ये क्या हो जाएगा अपना ट्राइक्लिनिक, सबसे लास्ट वाला, समझे बात को। तो ट्राइक्लिनिक में हो गया अपना मोस्ट इनसिमेट्रिक। अब देखो अगर इनको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आता है, 3 2 5 4 9 11 13 एंड 14। तो देखो ये 14 लेटिस है ना। 14 इनको ये जो 14 यूनिट सेल हैं
इनको नाम दिया गया है अपना ब्रेवियस लैटिस। तो 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस जो हमको मिलते हैं इन 3D सिस्टम। तो वी कैन से इन 3D सिस्टम कितने ब्रेवियस लैटिस है? 14 ब्रेवियस लैटिस। तो ये जो क्वेश्चन है 14 ब्रेवियस लैटिस, ये भी अपना पूछा जा चुका है कभी जेईई में, ठीक है, आईटी में पूछा जा चुका है। तो ठीक है, याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, क्यूबिक के बारे में बात शुरू करते हैं। ठीक, इसको रख करता हूं मैं। क्यूबिक के बारे में बात करेंगे। क्यूब के बारे में अपन क्या करेंगे, देखो सिंपल, थोड़ा सा अपने को इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी, और उस इमेजिनेशन के लिए अपने आप को, जो तुम्हारा रूम है उसको क्या करना है, थोड़ा सा क्यूब मान के चल देना है ना। जो रूम है तुम्हारा उसे मान लो वो एक क्यूब है। अब देखो मैंने क्या कर रहा हूं कि ये तुम्हारा क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, ये बन गया हमारा क्यूब, है ना। क्यूब जैसा लग रहा है, ठीक है, चलो एक तरीके से क्यूब दिख रहा है। थोड़ा सा मेरे को ये छोटा बनाना था पर्पसली। तो अब देखो एक क्यूब है ना। क्यूब में मैं क्या कह रहा हूं, इसको एक तरीके से अपना रूम समझ के चलना है तुमको, थोड़ा सा इमेजिनेशन दिखाना है यहाँ पे। और देखो इस क्यूब में अपना कितने कॉर्नर्स हैं, है ना। सबसे पहले जब हमने यूनिट सेल का बात बताया था कि हम कॉर्नर्स में एटम रखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल में। तो कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए इन क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, या फिर क्यूबिक लैटिस। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए? 8, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि क्यूबिक लैटिस में कितने फेस होंगे, है ना। कितने फेस का मतलब समझते हो, जैसे अपन रूबिक्स क्यूब होता है तो उसमें सामने वाला एक फेस होता है, फिर पीछे वाला एक फेस होता है, फिर आसपास में, फिर ऊपर नीचे, है ना। जैसे अपना रूम है, रूम का एक ऊपर वाला वॉल, फिर नीचे वाला, फिर साइड वाले, फिर आगे पीछे वाले। तो ऐसे कितने फेस हो गए? 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 6। क्यों बता रहा हूं मैं, उसके बाद भी बताऊंगा। अब देखो फेस है ना, तो फेस का एक सेंटर भी होता होगा, ठीक है। तो 6 फेस है, तो फेस के सेंटर भी कितने होंगे? 6 ही होंगे भाई। एक फेस है तो एक फेस का एक ही सेंटर होगा ना। आप एज्यूम करके देखो, जो तुम्हारा रूम है उसकी वॉल के बीच में एक सेंटर होगा, है ना। तो वही सेंटर को मैं डिनोट कर रहा हूं कैसे, मान लो ये इसका सेंटर है ना, ये राइट वाले का, ये लेफ्ट वाले का सेंटर है ना, ये नीचे वाले का सेंटर है, ये ऊपर वाले का सेंटर है। अच्छा, पीछे वाले का भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और ये आगे वाले का भी दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे 6 सेंटर हो गए। तो फेस सेंटर्स की संख्या कितनी हो गई? 6। फेस सेंटर की संख्या कितनी हो गई? 6। अच्छा, अब देखो एक क्यूब है, तो क्यूब का जो एकदम सेंटर वाला पॉइंट है, जो रूम है, रूम के बीच में लटक रहा है मान लो, है ना। जो ऊपर वाला फैन है, फैन से थोड़ा सा नीचे, और नीचे वाली जो जमीन है उससे थोड़ा सा ऊपर जाके हम जो मिड में एक पॉइंट मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर। तो एक बॉडी सेंटर भी होगा। बॉडी सेंटर को हम कहाँ पे दिखा सकते हैं? देखो कहीं भी दिखा दो यार, इसको बड़ा सा यहाँ दिखाते हैं, चलो ठीक है, हाँ चलो यहीं दिखा लेते हैं। ये हो गया अपना बॉडी सेंटर। तो नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितने हो गए? 1 ना। बॉडी सेंटर तो एक ही रहेगा, एक बॉडी का एक ही तो सेंटर रहेगा ना, बहुत कॉमन सी चीज है। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर 1, ठीक। अब देखो ये एज है ना, ये जो एज है, कितनी एजेस होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऐसे तुमको देखने को मिल जाएंगी। मेरी तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, पता नहीं 1 2 को छोड़ दिया है मैंने। तो कितने एजेस होती हैं? 12 एज होती है ना। जो लाइन देखते हो ना कॉर्नर से, तो वो कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ लाइंस एज 12। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस
अच्छा ये अभी फालतू का काम लग रहा होगा कि क्या गिन रहे हो यार ऐसे, मतलब उसमें क्या ही है, लेकिन बाद में थोड़ा सा काम देगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, अभी तो वैसे भी बहुत टाइम है अपने पास। तो 12 एजेस होती हैं। अब देखो ये जो एज है इनके एज सेंटर भी होते होंगे, है ना, लाइन है तो इनका सेंटर भी होगा ना कहीं पे, तो वो सेंटर अपने को डिनोट करना है। तो मान लो इसका यहाँ पर है, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, यहाँ इसका यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एज सेंटर 12 एज, 12 लाइन, तो 12 ही सेंटर। तो टोटल नंबर ऑफ एज सेंटर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एज सेंटर्स, नंबर ऑफ एज सेंटर्स कितने हो गए? 12। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? ठीक। अच्छा अब देखो अपने को क्या करना है, ये जो है थोड़ी सी अब चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी, कॉम्प्लिकेट नहीं वैसे ऐसे डायगोनल वायगोनल देखने हैं अपने को। एक डायगोनल इजीली दिख जाएगा, दूसरे में थोड़ी सी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी अपने आप को। अब देखो ऐसा समझो कि ये जो सामने वाली फेस है अपनी क्यूबिक लेटिस की, अगर इस फेस को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में मिलाया जाए, मतलब इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाया जाए, तो एक्चुअल में क्या बन रहा है? कि डायगोनल बन रहा है। तो नंबर ऑफ फेसेस, फेस डायगोनल, इसको क्या बोलते हैं? एक फेस से जो बनता है ना, उसको बोलते हैं फेस डायगोनल। तो ऐसे कितने डायगोनल बनेंगे? देखो एक फेस पे एक ये डायगोनल है ना, ये फेस पे एक ये और ये बन सकता है। तो एक फेस पे अपने 2 फेस डायगोनल बन रहे हैं। ऐसे कितने फेस हैं अपने पास? 6। तो एक फेस पे 2 फेस डायगोनल, तो 6 फेसेस पे कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 2 मतलब 12 फेस डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स ना, डायगोनल की स्पेलिंग क्या होती है? DIAGONAL होता है शायद, तो DIGONAL जो भी लिखना चाहो DIGONAL होता है शायद, डायगोनल। तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 फेस डायगोनल्स। ठीक है, तो ये हो गया फेस डायगोनल। अब देखो एक चीज होती है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या होता है? थोड़ा सा एक ऐसा करना, रूम को इमेजिन करो, रूम का एक ऊपर वाला कॉर्नर लेना है ना, ऊपर कॉर्नर लिया, उसको अपोजिट नीचे कॉर्नर वाले से जोड़ना है ना, बीच से नीचे लाते हुए, ऊपर से नीचे लाते हुए अपोजिट एकदम सामने वाले से जोड़ना। तो जो डायगोनल मिलेगा उसको हम कहते हैं बॉडी डायगोनल। जैसे क्या करना है, ये मेरा ऊपर वाला कॉर्नर है, ठीक है, और इसके अपोजिट में ये अपना क्या है? नीचे वाला कॉर्नर। अगर मैं इससे इसको टच करूंगा तो ये तो फेस हो जाएगा। इसके सामने वाली दीवार का नीचे वाला कॉर्नर है ना, एक सामने वाली दीवार का ऊपर वाला कॉर्नर और अपने पीछे जो दीवार है उसका नीचे वाला कॉर्नर, दोनों को मैं अगर मिलाऊंगा तो ये इस तरीके से मिलेगा, है ना, इस तरीके से टेढ़ा जाएगा। तो इसको क्या बोला है मैंने? बॉडी डायगोनल। ठीक है, अच्छा अब इसको बना के देख लो कितने बॉडी डायगोनल हो जाएंगे। एक ये हो जाएगा, फिर एक ये हो जाएगा, फिर एक ऐसा बस, एक ऊपर से नीचे, फिर एक नीचे से ऊपर। तो इतना कोई जरूरत नहीं है टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, वो बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। तो लेकिन मेरे को इतना बताना था कि बॉडी डायगोनल क्या चीज होती है। ठीक है, अच्छा अब देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ पर एक बहुत जरूरत वाली है और थोड़ा सा समझने में उसको थोड़ी दिक्कत हो जाती है, वो क्या है कि मान लो अगर एक एटम है ना, एक एटम जो है इसके कॉर्नर पे रखा है, ये जो एटम है, अच्छा एटम तो काफी बड़ा होता है, ऐसे रहता है और वो भी थ्री डायमेंशन में है ना, थोड़ा आगे निकला हुआ, पीछे, फिर इधर की साइड, थोड़ा इधर की साइड, ये एक तरीके से उस एटम का सेंटर है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो एटम है ना, ये कॉर्नर पे जो रखा है, इसका इस यूनिट सेल में, इस लैटिस में, इस यूनिट सेल में कितना पोर्शन आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अब होता क्या है, इसको ऐसे समझो, ऐसे कैसे समझोगे कि मान लो जिस रूम में तुम बैठे हो उसके पीछे एक रूम है, उसके साइड में एक रूम है, और जो साइड वाला है ना उसके पीछे भी एक रूम है, और ऐसे ही 4 ऊपर रूम है। समझ में आती है बात? तो इसको क्या करना है, अब जब तुम इस एटम को है ना, ये जो तुम्हारा रूम है, कॉर्नर है, उसमें तुमने एक सेंटर कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है। अब तुम्हें अगर थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो
तो ये जो एटम है ना, कॉर्नर पे रखा जो एटम है वो 8 रूम्स में डिवाइड है ना, 4 नीचे 4 ऊपर। समझ में आती है बात? थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, जो कॉर्नर है तुम्हारे ऊपर उसमें क्या करना है, एक एटम को रखना है, ऐसा इमेजिन करना है, और 4 रूम्स नीचे 4 रूम्स ऊपर, और उसको देखोगे कि 8 रूम में एक एटम अपना क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो एक रूम में उस एटम का कितना पोर्शन होगा, समझे? तो वो क्या होता है, जब 8 रूम में एक एटम है तो उसी एक रूम में उस एटम का कितना पोर्शन होगा, वो कितना होता है 1/8। ठीक है, 1/8 पोर्शन क्या होता है। अगर कोई यूनिट सेल में कॉर्नर पे एटम रखा है तो इस यूनिट सेल में इस एटम का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1/8 होता है, मतलब उस टोटल एटम का 1/8 पोर्शन ही उस कॉर्नर में, उस यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। समझ में आती बात? अच्छा, ऐसी अब फेस पे अगर एटम रखा हो, है ना, मान लो यहाँ पे तुम्हारा एटम रखा है, तो क्या होगा, देखो आधा एटम इस साइड रहेगा, आधा एटम इस साइड रहेगा। थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो? ये तुम्हारा, जैसे तुम अच्छा बैठे होगे, अभी बैठे होगे, तुम्हारे साइड में वॉल है ना, उस जो साइड वाला वॉल है उसके सेंटर पे एक एटम रखो, तो क्या होगा, आधा एटम इधर जाएगा, आधा एटम दूसरी साइड आएगा। तो एक्चुअल में जो तुम्हारा रूम है उसमें उस एटम का कितना शेयर आ रहा है, तो कितना शेयर आ रहा है 1/2। तो फेस पे कितना शेयर आएगा 1/2, ये था अपना कॉर्नर पे। ठीक है, अब देखो बॉडी की बात करते हैं। बॉडी का जो सेंटर है ना, बॉडी सेंटर मतलब एकदम रूम के बीचों बीच, रूम के बीचों बीच अगर एक एटम को रखता हूं तो उस पे जो उसका जो शेयर होगा यूनिट सेल में कितना होगा, पूरा का पूरा एटम ही उस यूनिट सेल में है, तो शेयर भी फुल, मतलब पूरा पूरा 1 एटम जो है कहां पे, अपना बॉडी सेंटर पे पूरा एक एटम रहेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और कंफ्यूजन वाली है, क्या, अगर एज सेंटर पे है ना, ये एज है ना, एक वो समझो ना, तुम्हारा रूम की एक दीवार का कोना, उसके सेंटर पे तुमने एक एटम रखा है। अब तुमको क्या इमेजिन करना है, तुम जिस रूम में हो उसके पीछे एक रूम है, उसके साइड में एक रूम है, वो साइड वाला है उसके भी पीछे एक रूम है, समझे बात को? अब उस जो तुम्हारा जो कॉर्नर है, कॉर्नर से जो एज नीचे को तरफ आया है उस पे क्या करना है, एटम रख देना है। तो तुमको क्या फील होगा, देखो एक ये जो तुम्हारा रूम है उसमें उस एटम का शेयरिंग होगा, और ये जो तुम्हारा एटम के पीछे वाला, जो तुम्हारे रूम के पीछे वाला जो रूम है उसमें भी शेयरिंग होगा, साइड वाला जो रूम है उसमें भी वो एटम शेयर कर रहा होगा, और साइड के पीछे जो रूम है उसमें भी वो एटम प्रेजेंट होगा। तो कहने का मतलब है जो एज पे एटम है वो 4 रूम्स में प्रेजेंट है, एक एटम 4 रूम में प्रेजेंट है, तो एक यूनिट सेल मतलब तुम्हारे रूम में कितना प्रेजेंट है, तो उसका 1/4 पोर्शन तुम्हारे रूम में प्रेजेंट है। तो एज सेंटर पे जो एटम है, एज सेंटर पे उसका 1/4 जो पोर्शन है वो यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है। इसको मैं और एक थोड़ा सा विजुअलाइज करूंगा, विजुअलाइज कराऊंगा तुम लोगों को। देखो हाँ, तो 3D में थोड़ी बात लेके चलते हैं। देखो बड़ा सा एक क्यूब बनाते हैं अपन ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है मेरे से, बोर्ड पे तो खैर और ज्यादा टेढ़ा बन जाता है। अच्छा ठीक है, देखो ये हो गया तुम्हारा, थोड़ा सा बड़ा बनाना है अपने को, तो इस हिसाब से लेके चलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूब। बहुत सही लाइन खींच दे रहा हूं मैं एकदम। देखो ये तुम्हारा हो गया क्यूब, मैंने बना दिया है। कुछ गलत तो नहीं जोड़ दिया ना, दिखने में सही लग रहा है? हाँ देखो, अब क्या करना है, देखो तुम्हें थोड़ी सी तिगड़म करनी है। तिगड़म क्या, सबसे पहले ये जो तुम्हारा है ना, इसको आधा आधा बांटो, आधा आधा बांटो ऐसे, और इसको जोड़ना शुरू कर दो, है ना, जोड़ना तुम शुरू कर दो। ये तुमने जोड़ दिया,
तो मेरा तो काफी अच्छा जोड़ा है, वैसे तुम थोड़ा और अच्छा जोड़ लेना, रंग बिरंगे पेन यूज कर लेना अगर हो तो। ठीक है, ये मैंने काट दिया। ठीक है, ये मैंने जो है जो खड़ा वाला पोर्शन था उसको बीच में से काट दिया। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो मैंने अभी तुम्हें रूम्स बताए थे ना कि 8 रूम है, 4 नीचे 4 ऊपर, वो रूम क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक रूम को काट के उसमें 4 रूम क्रिएट करूंगा। अब देखो, अब ऐसे ये बीच वाले को काट लो, है ना, सबका जो है काटने वाला है रूम। ठीक, रूम कटेगा। अब देखो ये हुआ, ठीक है, अच्छा ये हुआ, ये हुआ और ये मैंने यहां जोड़ दिया। ठीक, अब ऐसे ही ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, ये हो गया अपना, ज्यादा ऊंचा तो नहीं हो गया यहाँ पर। ठीक है, और इसको इससे जोड़ो। तो मैंने क्या है, तीनों साइड से काट दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें क्या करना चाह रहे हैं अपन। अभी नहीं दिखेगा, थोड़ी देर बाद दिखेगा, और वो होच पोच हो जाएगा। वैसे भी मेरे पास एक कलर है तो इसमें थोड़ा होच पोच भी हो जाएगा। देखो अब क्या करना है, तुमने ऐसे काट दिया है, ऐसे काट दिया और ऐसे भी काट दिया है। अब देखो इसको मिला लो, है ना, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको मिला लो। समझ में आई बात। और क्या करना है, इसको भी मिला देना है। ठीक है, देखने में लग रहा है कुछ। अच्छा, एक और करना है तुमको, इसको भी काट दो ना, अभी 4 ही बने हैं। ठीक है, इसको भी काट दो, इसको भी काट दिया। अच्छा, अब देखो तुम्हें दिख रहा होगा क्या, एक मैं रूम बना के दिखा देता हूँ, ये है ना, 8 में जो है एक रूम मैं बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा तुम्हें विजुअलाइज हो। एक रूम कहाँ दिख रहा है अपने को, ये जो मैं गोल गोल ऐसे कीड़े मकोड़े से बना रहा हूँ ना, तो ये क्या कर रहा हूँ, तुमको एक रूम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने देखो एक रूम को काट काट के कैसे 8 बना लिए हैं। ठीक है, तुम भी कर सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस से। अब देखो ये वो रूम है जो तुम्हारा है, ये इसके साइड वाला, साइड के पीछे एक रूम और ऊपर रूम है, पीछे भी रूम। ठीक है, तो ऐसे मैंने 4 रूम बना ली। अब देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं इस कॉर्नर पे रखे एटम की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये जो एटम है तुम देखो इस लैटिस मतलब यूनिट सेल 1 में भी प्रेजेंट है, 2 में भी प्रेजेंट है, अगर इसको 3 बोलता हूं तो 3 में भी है, 4 में भी है, और 5, 6, 7, 8 मतलब अगर मैं ऊपर नाम लिख देता हूं तो कितना हो जाएगा, 5, 6, 7, 8 उसमें भी है। ठीक है, अच्छा अब देखो तुम्हारा करना क्या है, तुम्हें इमेजिन करना है कि ये एटम जो है नीचे के 4 रूम्स में प्रेजेंट है, ऐसे ही ऊपर के 4 रूम्स में प्रेजेंट है, तो 8 रूम में एक एटम प्रेजेंट है। तो एक रूम में कितना प्रेजेंट होगा, 1/8। ठीक है, जिसको पहले थोड़ी सी दिक्कत हुई हो समझने में, इमेजिनेशन थोड़ा अभी परिपक्व ना हुआ हो, तो अब ऐसे समझ सकते हैं अपन। अब देखो मैंने फेस सेंटर की बात की थी कि फेस सेंटर पे जो एटम रखा होता है। अब देखो ये जो एटम है अपना, है ना, ये जो एटम है अपना रखा हुआ है फेस पे। अब देखो किसका इतना पार्ट क्या है, इस वाले रूम में, रूम नंबर 2, और इतना पार्ट क्या है, रूम नंबर 1 में। तो कहने का मतलब है एक रूम जिसको हमने यूनिट सेल माना है, उसको क्या है, उसको कितना शेयर मिल रहा है फेस सेंटर पे, 1/2। समझे बात को। ठीक है, अच्छा एज सेंटर की बात करते हैं। एज क्या है, ये वाला, है ना, ये देखो। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो रूम नंबर 1 में तो प्रेजेंट है इसका शेयर, रूम नंबर 2 के पीछे जो रूम है ना, उसमें भी प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात। तो और रूम नंबर 1 के पीछे जो रूम नंबर 4 है उसमें भी प्रेजेंट है। तो एज पे जो एटम है उसका यूनिट सेल में शेयर कितना है, सिर्फ 1/4। एज सेंटर पे शेयर कितना है, 1/4। और बॉडी सेंटर तो यार तुम समझ ही जाओगे, बॉडी सेंटर है तो बॉडी पे एक ही सेंटर होता है, तो उसमें एटम भी पूरा का पूरा वही आएगा, तो उसका शेयर तो पूरा है 1/1। समझ में आती बात। तो ये थोड़ी सी कोशिश थी। अगर इसको ऊपर से देखोगे अगर 1D में, तो इसको ऐसा दिखेगा कि ये तुम्हारा रूम है जिसको मैंने 1 लिखा है,
फिर ये तुम्हारा ये जो तुम्हारा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। समझे? ऐसे मैंने शो कर दिया है। तो ये थोड़ी सी चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, और समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात, और वैसे नहीं आई है तो फिर भी ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, है ना। फिर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, तो जिस चीज को समझ में आ गया है तो बहुत सही है, वरना तो थोड़ा याद भी कर सकते हो कि अगर कॉर्नर पे है तो उसका 1/8 शेयर होता है, एज सेंटर पे तो 1/4, फेस सेंटर पे 1/2, और बॉडी सेंटर पे तो पूरा का पूरा आइटम रहता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ इतनी सब चीजें जो है वो समझ में आई होंगी, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाए तब तक। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू।